आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम हिंदी के वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जहां पर अधिकतर बच्चे पजल हो जाते हैं। तो इन 10 प्रश्नों को देखिए, आप कौन से प्रश्न किस तरीके से करोगे। जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको अच्छे तरीके से समझना कारण सहित। तो देखिए अपना पहला प्रश्न। अधिकतर बच्चे कहाँ गलती करेंगे वो मुझे पता है, कहाँ गलती करेंगे। देखिए अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में से काकल्य वर्ण कौन सा है। ऑप्शन है क्ष ढ या अंग। तो अधिकतर बच्चे अपना अपना दिमाग लड़ा रहे होंगे, तो आपका राइट आंसर रहेगा है। क्या रहेगा? है आपका राइट आंसर रहेगा। काकल्य वर्ण उसको कहते हैं जहां पर अपना मुख खुला रहता है और कंठ का द्वार है वो स्टार्ट में बंद रहता है, बाद में खुला रहता है बोलते हो और बिल्कुल डायरेक्ट आपकी हवा निकलती है। इसमें आप देखिए ये है ये आपका काकल्य वर्ण है। क्षय और त्रय और ज्ञ और श्रय आपका संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। और ड और ड़, ढ ढ और ड़ ये आपके उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन है। उत्क्षिप्त बोलते हैं या इसको द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपके एक तो ये हो गया, एक अंग एक अ, ये आपके अयोगवा की श्रेणी में आते हैं, जो नए स्वरों की श्रेणी में, नए व्यंजनों की श्रेणी में। ये दो है और इनका जो विसर्ग है, ये विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो है के रूप में होता है और है मतलब काकल्य। समझ रहे हो मेरी लाइन? अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। ये 4 ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। तड़ी ज्योति, केंद्रीयकरण और कृपया और पुनर्वलोकन। अधिकतर बच्चे किसके निशान लगाएंगे मुझे पता है, तड़ी ज्योति के, जो कि राइट है। अपने को तो रॉन्ग ढूंढना है, तो आपका रॉन्ग रहेगा केंद्रीयकरण। केंद्रीकरण होता है, केंद्रीयकरण नहीं होता। क्या होता है? केंद्रीकरण होता है, केंद्रीयकरण नहीं होता। मानवीकरण होता है, मानवीयकरण नहीं होता। और कृपया सही है और कई बार पेपरों में ये आ जाए तो ये भी सही है। ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि ये बताइए तो ये आपका गलत होगा। पुनर्वलोकन सही है और पेपरों में आपके कई बार हो सकता है आपको पजल करने के लिए पुनरावलोकन दे दे, पुनरावलोकन दे दे, तो वो आपका गलत है, आपको पजल करने के लिए दे देंगे। और तड़ी ज्योति सही है। और तड़ी ज्योति में अधिकतर बच्चे क्या है कि तड़ित प्लस ज्योति बनता है इसका संधि विच्छेद, और तड़ित प्लस ज्योति में ये जय है ये रिपीट हो जाता है, तो ये आपका राइट है। तो ये आपका गलत है और इसको सही करने के लिए हम यह को हटा देंगे। अगला प्रश्न अपना बिल्कुल आसान तरीके से कर रहे हैं। निम्न में से लिंग संबंधी आपको अशुद्ध बताना है, अशुद्ध बताना है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं, उसमें आपको ये बताना है कौन सा गलत है इसमें। और 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 सही है, 1 गलत है। देखिए नेता का नेत्री, आप देखिए अभिनेता है तो अभिनेता का क्या बनेगा? अभिनेत्री। क्या बनेगा? अभिनेता अभिनेत्री, तो नेता का फिर नेत्री। और हो सकता है आपको पजल करने के लिए पेपर में इस तरीके का वर्ड आ जाए जो कि गलत है। ठीक है। और मियाँ बीबी, मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी, आपने सुना होगा, ये सही है। और रचिता रचित्री, लेखक लेखिका, ये आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आते हैं। अब पूज्य का पूजनिया नहीं आएगा, कुछ बच्चे हो सकता है गलत कर दें, तो आपका राइट आंसर रहेगा ये। पूज्य का फिर क्या आएगा? पूज्य का आएगा पूजा। क्या आएगा? पूज्य का आएगा पूजा, पूजनिया नहीं आएगा। अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है निम्न में से अनु उपसर्ग नहीं है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, अधिकतर बच्चे गलत करेंगे मुझे पता है। तो ऑप्शन में आपके दे रखा है अनुज्ञा, अनुदित, अनुदार या उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे के सारे शुद्ध है।
उपयुक्त में से कोई नहीं का मतलब भी सारे शुद्ध हैं, अशुद्ध है ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं कि अनुज्ञा में अनु प्लस ज्ञा बनेगा और अनु उपसर्ग है इसमें, और इसका बनेगा अनु प्लस उदित, छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाता है, छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाता है, इसलिए अनुपसर्ग है। और इसमें बनेगा अन प्लस उदार, तो अनुदार। तो इसमें ऑप्शन आपका राइट रहेगा तीसरा, क्योंकि अनुदार में अन हलंत वाला उपसर्ग है और ऊपर वालों में अनु उपसर्ग है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से करना, अधिकतर बच्चे डी का निशान लगाए, मुझे पता है। अगला प्रश्न आपका, जो भी आपका हो आप कमेंट बॉक्स में बताया करो कि हमारा ये उत्तर आया है, ये हमारे को और समझाओ, इसके और उदाहरण बताओ, ताकि हम आपको और उदाहरण अतिरिक्त भी करवा सकें। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से प्रत्यय संबंधी अशुद्ध, प्रत्यय संबंधी अशुद्ध का मिलान करना है। ये 4 मैंने दे दिया, अभी इसका ये प्रत्यय, इसका ये प्रत्यय है, इसमें से अशुद्ध मतलब एक गलत है 3 सही है। तो गलत में आप देखिए, जलद में देखो, पहले तो सुनो आप, जल से जलद बना है तो ये आपका द प्रत्यय है, ठीक है। और मूल में मूल शब्द होता है, और मूल में जब हम इक जोड़ देते हैं तो वो मौलिक बन जाता है, और प्रत्यय कौन सा हुआ फिर, इक प्रत्यय, और ये मौलिक आपका होगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब देखो आप, मानव है ना, मानव, मानव बना है मनुष्य और दानव बना है धनुष्य, और इसमें क्या है, जब हम मनु में ए जोड़ देते हैं तो ये मानव बन जाता है, और धनु में ए जोड़ देते हैं तो दानव बन जाता है। तो यहां अव प्रत्यय नहीं है, यहां प्रत्यय कौन सा है फिर आपका, आपका प्रत्यय रहेगा ए, कौन सा रहेगा, ए प्रत्यय रहेगा। और अतिथि में, किसमें, अतिथि में, अतिथि मेहमान, और जिसकी तिथि निश्चित ना हो अतिथि, उसमें ए जोड़ देंगे तो आपका आतिथ्य बन जाएगा। तो आपका अशुद्ध पूछ रखा है तो अशुद्ध में आएगा ये ए आएगा, अव नहीं आएगा। अधिकतर बच्चे सोच रहे होंगे कि अव क्यों नहीं आएगा, वो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है छठा, निम्न में से किस में कर्ण कारक है। आप पहले मैं आपको बता देता हूं, मोहन अंडरलाइन है, यहां भिखारी अंडरलाइन है, यहां दाएं हाथ अंडरलाइन है, और यहां स्कूटर अंडरलाइन है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये 4 ऑप्शन है, आपको कर्ण कारक बताना है, कौन सा कर्ण कारक बताना है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं मोहन से तेज चलता हूं, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन मतलब तुलना हो रही है, तुलना हो रही है तो अपादान कारक है। कौन सा कारक है, अपादान कारक है, ठीक है। भिखारी ने, राजा ने भिखारी को धन दिया, और धन दिया लेने देने की बात आई तो वो आपका होता है संप्रदान कारक। कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। रवि दाएं हाथ से लिखता है, जिसकी सहायता से कोई काम हो वो कर्ण कारक होता है, जिसकी सहायता से कोई काम हो वह कर्ण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, कर्ण कारक होता है। और विशाल स्कूटर से गिर गया था, विशाल अलग हो गया, स्कूटर अलग हो गया, मेरी बात समझ रहे हो, स्कूटर से गिरा है तो स्कूटर के ऊपर तो नहीं है, स्कूटर अलग हो गया, विशाल अलग हो गया, अपादान कारक है, अलग होने की बात हो रही है, अपादान कारक। तो आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, तीसरा। बात समझ में आ गई होगी आपके कि कर्ण कारक किसको कहेंगे, अपादान किसको कहेंगे, और संप्रदान किसको। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, वचन की दृष्टि से यदि किसी बच्चे के इन 10 प्रश्नों में से 10 प्रश्न सही है, या 8 भी सही है, या 7 भी सही है, तो इसका मतलब उसको अच्छे तरीके से नॉलेज है। मैंने प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग एंगल से, जो अस्टेट में भी आए हैं, सीटेट में भी आए हैं, या चस्सी में आए हैं, मैंने वो प्रश्न उठाए हैं जो आपको कहीं ना कहीं आप गलत करोगे, वो प्रश्न मैंने उठाए हैं। और
क्योंकि आसान प्रश्न तो आजकल सभी को आते हैं और पेपरों का जो सत्र देखते हैं उस सत्र के हिसाब से देखा जाए तो जो प्रश्नों का स्तर है वो आपके हाई लेवल का रहेगा, और हाई लेवल का रहेगा तो आपको नॉलेज भी हाई लेवल का होना चाहिए। तो हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। वचन की दृष्टि से एक वचन बहुवचन आपने देखा है, कौन सा युग्म सही है? मेरा कहने का मतलब एक सही है 3 गलत है। प्रश्न समझ गए? एक सही है 3 गलत है, वो 3 गलत छांटने हैं आपको और देखिए अपना कौन सा रहेगा। प्राण दर्शन दर्शनों, प्राण प्राणों, हस्ताक्षर हस्ताक्षरों, नारी नारियों। अधिकतर बच्चे इसको ठीक कर देंगे, मुझे विश्वास है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये जो मैंने निशान लगाए हैं, दर्शन बहुवचन है जो कि प्राय बहुवचन में आता है, एक वचन में कभी नहीं आता है। प्राण भी बहुवचन रूप में आता है, एक वचन में नहीं आता है। और हस्ताक्षर भी बहुवचन रूप में आता है, एक वचन में नहीं आता है। और नारी एक वचन है और नारी का नारियों ही इसने बहुवचन बना दिया, तो आपका राइट आंसर रहेगा 4th। दर्शन का बहुवचन, दर्शन ऑलरेडी बहुवचन है, और प्राण और हस्ताक्षर ये तीनों शब्द है वो सदैव बहुवचन में यूज होते हैं, तो इसका एक वचन का तो हम सोचे ही ना। फिर अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान ने किस भाषा को सह राजभाषा का दर्जा दिया? प्रश्न क्या है? यदि आपकी राजभाषा आए तो आपका राइट आंसर रहेगा हिंदी। यदि आपकी राष्ट्रभाषा आए, क्या राष्ट्रभाषा आए, तो आपका उत्तर आएगा कोई नहीं। यदि आपके सह राजभाषा आए तो आपका उत्तर रहेगा अंग्रेजी। ये चौथा ऑप्शन मैंने आपको पजल करने के लिए दिया है कि हिंदी व अंग्रेजी दोनों है वो सह भाषा का राज दर्जा दे रखा है। देखिए सुनिए, पहले 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। आपको पता है इस चीज का, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। देवनागरी लिपि है हिंदी की। अब प्रश्न ये उठता है सह राजभाषा का मामला क्या था? हिंदी के बाद में अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा मिला और वो दर्जा था सिर्फ 15 साल के लिए। और उसके बाद में सन 1963 के अंदर क्या हुआ, इसको स्थायी रूप से सह राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो अब आपसे पूछे वर्तमान में सह राजभाषा कौन सी है, तो आपका उत्तर आएगा अंग्रेजी। और सबसे पहले सह राजभाषा का दर्जा कितने समय के लिए दिया गया, तो आपका उत्तर आएगा 15 वर्ष के लिए दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए दिया गया। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न आपका, किस समिति ने बिना बोझ की शिक्षा कहा है? बिना बोझ की शिक्षा देने की सिफारिश की है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता होगा, इसके पीछे मैं 2 कारण बता रहा हूं। बिना बोझ का मतलब होता है, एक तो यह है कि आपकी जो बैग है उस बैग के अंदर वजन कम होना चाहिए, उस सिफारिश के अंदर प्रमुख बिंदु है। और वो जो क्या है, बिना बोझ की शिक्षा का मतलब भी वो जो क्या नाम है इसका, जो आपका बैग है उस बैग के अंदर जो बुक है वो बुक्स कम होनी चाहिए, उसका वजन कम होना चाहिए। एक बिना बोझ का बिंदु तो ये है, पर ये नॉर्मल है। इसका हाई लेवल का मैं बता देता हूं। बिना बोझ की शिक्षा का मतलब रटने की प्रवृत्ति का अंत और उस शिक्षा को देना जो समाज के लिए और व्यक्ति के लिए लाभकारी हो। इस तरीके की शिक्षा नहीं देना जो उसके लिए बोझ पैदा करती हो और जो उसके ऊपर बर्डन डालती हो। रटने की प्रवृत्ति तभी बंद होगी जब उसकी रुचि के अनुसार उसको शिक्षा दी जाए। तो यह बिना बोझ की शिक्षा है, वो प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 की बात है। यशपाल समिति 1992, ये यशपाल समिति ने कहा था कि जो शिक्षा है वो बिना बोझ की होनी चाहिए। बिना बोझ का मतलब बर्डन रहित। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है अनुस्वार किसका कार्य करता है? बिल्कुल आसान है, आपको पता होगा। जब अनुस्वार की बात करते हैं किसका काम करता है, तो विसर्ग का। ये विसर्ग, चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु, पंचम वर्ण अं, ये, अणे और न और मैं के रूप में, या स्वर के रूप में। तो ये तो नहीं होगा। अनुस्वार पूछा तो विसर्ग का योगदान ही नहीं, चंद्र बिंदु का कोई योगदान ही नहीं।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पंचम वर्ण का भूमिका निभाता है। और यदि आपसे पूछे विसर्ग किस रूप में प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, तो आपका उत्तर है आएगा। तो इसमें आपका क्या रहेगा? अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो आपका उत्तर आएगा पंचम वर्ण का अनुस्वार कार्य करता है। तो हमने ये 10 प्रश्न करे। हम हर रोज 5-10 क्वेश्चन हिंदी के डाल रहे हैं, जो कि आपके लिए लाभकारी है। और प्रत्येक प्रश्नों को उस तरीके से मैंने उठाने की कोशिश की है ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आप प्रत्येक शब्द की गरिमा को समझो। क्योंकि मेरा टारगेट एक ही हमेशा रहा है कि आपके ज्ञान में वृद्धि करना और आपके लिए वो मटेरियल प्रोवाइड करवाना जो आपने हो सकता है न पढ़ा। क्योंकि सभी बुक्स में, प्रैक्टिस सेट में आप ये प्रश्न देखना आपको मिले तो ये आपको 2-4 बुकों में इकट्ठे आप करोगे, इकट्ठे आप पढ़ोगे तो मिलेंगे। मिले बुकों में तो मिलना ही है, पर यह है कि 2-4 बुक पढ़ोगे तब आपके समझ में आएगा कि ये इसका राइट आंसर ये रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो, तो कमेंट में जरूर बताना ताकि हम उसको सुधार कर सकें।